गुड इवनिंग। तो ये अपन देख रहे थे कुषाण डायनेस्टी में। तो इसके आगे जो अगला टॉपिक है जो स्कूल ऑफ आर्ट्स थी, कुषाणों के समय 3 स्कूल ऑफ आर्ट को बहुत ज़्यादा डेवलप किया गया था, जिसमें कुषाण डायनेस्टी के राजाओं का बहुत ज़्यादा योगदान था, क्योंकि कुषाण जो थे वो बाहर दूसरे देशों से आए थे, है ना। तो जब बैक्टीरिया वगैरह उधर से होते हुए अफगानिस्तान पाकिस्तान होते हुए भारत में आए थे, तो इनके पास एक कल्चर था, इनके पास खुद की एक सभ्यता थी जो कई सौ साल तक ये जिए थे, और वही की वही आर्किटेक्चर, वही जो जब ये भारत में आए तो इन्होंने यहाँ पर भी एक अलग तरीके के भवन निर्माण, आर्किटेक्चर वगैरह के बारे में एक नई सोच दी और यहाँ पर निर्माण करवाया। उससे क्या हुआ कि 3 प्रकार के अलग अलग क्षेत्रों में शैली जो है भवन निर्माणों की, या बोल सकते हैं घर निर्माण की, मंदिर निर्माण की, या जो भी निर्माणों की जो एक शैली है वो नई डेवलप हुई। वो 3 प्रकार के जो है आर्ट के स्कूल जिसको बोला जाता है, 3 प्रकार की अलग अलग शैलियाँ डेवलप हुई। एक थी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, एक थी अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट और एक थी मथुरा। गांधार वाली जाहिर सी बात है पंजाब वाला जो एरिया है पाकिस्तान वाला, उस क्षेत्र में थी। जो नॉर्थ इंडिया वाला मेजरली जो पूरा पोर्शन है उसमें थी। अमरावती आंध्र प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर डेवलप हुई, और मथुरा जो सेंट्रल इंडिया वाला जो ये उत्तर प्रदेश और ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर डेवलप हुई। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसको बहुत डिटेल में अपने को देखना है, क्योंकि बहुत बार पूछा जाता है डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। तो 3 प्रकार की शैलियों को डेवलप कराने में कुषाण डायनेस्टी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है, और इसमें इन्हीं को अपने को देखना है क्या क्या है वो। तो सबसे पहले आते हैं ड्यूरिंग दिस टाइम द 3 डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ फ्लोरिश्ड। ठीक है, 3 अलग प्रकार के जो है आर्ट जो है डेवलप हुई। दिस गेव राइज टू अ न्यू फॉर्म ऑफ आर्ट विच गिव्स द इमेज ऑफ बुद्धा इज मेड ऑफ द रोमियो ग्रेकियो रोमन स्टाइल्स एंड हिज हेयर फैशन्ड इन द ग्रेकियो रोमन स्टाइल। ठीक है, इन इन्फ्लुएंस ऑफ द गांधार आर्ट आल्सो स्प्रेड टू मथुरा विच इज प्राइमरी सेंटर ऑफ द इंडिजिनस आर्ट। सबसे पहले जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट था उसमें जो है एक सबसे पहले जो एक मूर्ति मिली है वो बौद्ध धर्म या बुद्ध की मूर्तियों के बारे में जानकारी मिली है, जिसमें जो शैली मिली है वो ग्रीक और रोमन जो है उस प्रकार की जो उनके साथ जो मिक्स करी हुई एक शैली मिली है वहाँ के निर्माणों के लिए। जो जनरली जो गांधार स्कूल ऑफ आर्ट थे वो नॉर्थ वेस्ट इंडिया, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया मतलब आज का राजस्थान, पंजाब, उस समय का पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ये वाला जो पूरा क्षेत्र था वहाँ पर गांधार स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुई थी। वहाँ पर जो भवन निर्माणों की जो शैली थी वो इस प्रकार की थी। ये क्या होता है इस प्रकार की शैली में वो अपन देखेंगे डिटेल में। अमरावती ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट, अमरावती आंध्र प्रदेश में है, वहाँ पर एक अलग प्रकार के भवनों के निर्माण या स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, शैली एक अलग डेवलप हुई। और एक थी मथुरा स्कूल जो मथुरा में गंगा वैली या मथुरा उत्तर प्रदेश गंगा वाले क्षेत्र जो गंगेटिक प्लेन है वहाँ पर डेवलप हुई। A new style of art developed in the Kushan period combined with the Greek, Roman and Indian art. This is still known as गंधार। गंधार स्कूल ऑफ, अब पहली चीज़ पढ़ रहे अपन गंधार, तो गंधार जो आर्ट है वो एक मिक्सचर था। किस प्रकार की शैली का? एक भवन निर्माण जो ग्रीक लोग करते थे, रोमन लोग करते थे और भारतीय लोग जो करते थे, क्योंकि ये जो लोग थे कुषाण ये उस पूरी दुनिया में यहाँ से घूम के आए थे इस क्षेत्र से, तो वहाँ की चीज़ों को भी इन्होंने सीख लिया। और जब भारत में आए तो यहाँ के भी ऑलरेडी जो स्थापित जो चीज़ें यहाँ थी वहाँ पे भी इन्होंने उसको भी सीख के एक नई शैली का निर्माण करवाया। इस शैली को जो है गांधार शैली बोला गया। दिस स्टाइल इज नोन एज गांधार आर्ट। द मेन थीम ऑफ द गांधार आर्ट वाज बुद्धिज़्म, और इसमें जितनी भी प्रकार की चीज़ें बनाई गई वो बुद्धिस्ट से रिलेटेड या बौद्ध धर्म या बुद्ध भगवान को केंद्र मानते हुए बनाई गई। तो ये थी गांधार स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक है, दूसरा देखेंगे मथुरा प्रोड्यूस। अब ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में है। मथुरा प्रोड्यूस ए ब्यूटीफुल इमेज ऑफ द बुद्धा, बट इट इज़ आल्सो फेमस फॉर द हेडलेस इरेक्ट स्टैच्यू ऑफ कनिष्क हुज नेम इज इंस्क्राइब्ड एट इट्स लोअर एंड। ठीक है, तो इसमें जो है जनरली जो है ये बता रहा है अपने को कि जिसमें जो है बुद्ध की जो है अच्छी अच्छी प्रतिमाएं बनाई गई इसके क्षेत्र में भी, परंतु जनरली जो इसके लिए फेमस है जो मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है उसमें कनिष्क की मूर्ति बहुत फेमस है, जिसमें उसकी मुंडी जो थी वो नहीं थी, मतलब सर कटी मुंडी थी। ठीक है ना, तो हेडलेस एक कनिष्क की आकृति मिली है जो मथुरा शैली में बनी हुई है, और मथुरा शैली का वही सबसे अच्छा एग्जाम्पल माना जाता है। उस जो हेडलेस जो मूर्ति है जो मथुरा शैली में बनी हुई है, अब ये पता कैसे चला कि भैया वो कनिष्क की थी? तो वो जो मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था कि ये भैया राजा फलाना फलाना राजा की है और ये इस प्रकार की शैली में बनी हुई है। तो उससे पता चलता है कि ये जो गंधार वाली जो थी वहाँ पर जो मूर्तियाँ बनाई जाती थी वो बौद्ध भगवान और बौद्ध लोगों के लिए और बौद्ध भगवानों के उस हिसाब से बनाई गई थी। जबकि ये वाली जो थी मथुरा वाली, इसमें केवल कनिष्क की एक मूर्ति मिली है जिसका सर नहीं है। सर क्या पता चोरी हो गया हो।
ठीक है। तो जो सर नहीं है, परंतु उसके नाम के नीचे, मूर्ति के नीचे जो है इनका इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि भैया ये मूर्ति कनिष्क के लिए बनाई गई थी और ये फलाना फलाना डिटेल इसकी लिखी है। विद द इंकरेजमेंट ऑफ द कुषाण किंग द स्कल्पचर वाज डेवलप्ड इन मथुरा इन द एंटायर इंडियन स्टाइल, ठीक है ना। जो मथुरा की जो स्टाइल थी वो इंडियन स्टाइल थी। दिस मेन सब्जेक्ट ऑफ द मथुरा आर्ट वाज बुद्धा, और जो मथुरा आर्ट का भी जो है कंसर्न था वो भी बुद्ध से था, जो अपन ने पहली लाइन में देखा। इट आल्सो प्रोड्यूसेस सेवरल स्टोन इमेज ऑफ वर्धमान महावीर। इसके अलावा जो है इनके समय वर्धमान महावीर जैन धर्म के जो भगवान हैं जैन, उनके बारे में भी और उनकी मूर्तियाँ, उनकी शैली, उनके स्क्रप्चर भी मिले हैं। ड्यूरिंग द सेम पीरियड ब्यूटीफुल वर्क्स ऑफ आर्ट वाज क्रिएटेड एट द सेवरल प्लेस ऑफ साउथ ऑफ द विंध्याचल जो सेंट्रल इंडिया वाला पार्ट है अपना, विंध्याचल पर्वत, वहाँ पर भी बहुत सारे जो है इनको मूर्तियाँ वगैरह मिली है। जैन महावीर एंड सम सेक्युलर थिंग्स और आल्सो भी इट्स अ सब्जेक्ट। और इन्होंने जो मूर्तियाँ बने उसमें जैन, बौद्ध तो थे ही, है ना, बौद्ध भगवान कनिष्क की मूर्ति मिली, अब जैन भगवानों की, महावीर की भी मूर्ति मिली है। द 4 इम्पोर्टेंट स्कूल ऑफ जैनिज़्म के जो 4 इम्पोर्टेंट स्कूल है, जिसको कोटका, वर्ण, अर्योधुकिया और वेसावड़िया हैव बीन मेंशन इन द एपिग्राफिक रिकॉर्ड ऑफ द कुषाण पीरियड, ठीक है ना। तो इन्होंने, कुषाणों ने जब अपना लिटरेचर लिखवाया तो उसमें जैन धर्म की भी 4 प्रकार की अलग अलग प्रकार की मूर्ति स्थापना के बारे में, स्कल्पचर के बारे में लिखा है। और जब कुषाणों ने इसके बारे में लिखा, मतलब ये लोग भी उसके बारे में जानते थे और इसको उन्होंने बनाने में मदद करी थी। तो ये जो थी, ये जो थी 3 स्कूल ऑफ आर्ट थे जो अपन ने अभी देखे। अमरावती का जो है वो जनरली साउथ इंडिया में चला, और साउथ इंडिया में जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में अमरावती स्कूल ऑफ आर्ट फैला। तो ये 3 प्रकार की शैली, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट नॉर्थ वेस्ट इंडिया के, नॉर्थ वेस्ट वाले में अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला उस जमाने क्षेत्र में ये फैला था। अमरावती जो है आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में फैला, और मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो मथुरा में या सेंट्रल इंडिया में गंगाटिक प्लेन के आसपास डेवलप हुई ये सारी मूर्तियाँ। अगला देखेंगे ट्रेड एंड नेविगेशन, ट्रेड एंड एग्रीकल्चर इन कुषाण डायनेस्टी। अब कुषाणों के का व्यापार बहुत अच्छा था। कहा जाता है कि जो राजा थे कनिष्क, वो उसका राज्य जो था वो कुछ 5-6 देशों तक फैला हुआ था। जब इतना बड़ा राज्य हो, है ना, भारत के अलावा, तो इतना बड़ा राज्य हो, उसको मेंटेन करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, पैसे के लिए व्यापार होना चाहिए। तो इन्होंने सिल्क रूट वगैरह भी डेवलप किए थे, जो अपन ने पिछले क्लासेस में देखे। इसीलिए इनके अलावा और इन्होंने क्या क्या चीज़ डेवलप करी है ट्रेड में देखेंगे अपन, और इन्होंने कहाँ कहाँ से ट्रेड करी, क्या क्या चीज़ें करते थे, ये इसके बारे में थोड़ा सा, हालांकि सब चीज़ें मैं पिछली क्लास में बता चुका हूँ, इसको एक बार और रिव्यू कर लें, कभी सीधा सीधा पूछ लिया जाए कहाँ से क्या क्या है तो अपन यहाँ पे देख पाए। द कुषाण कंट्रोल द सिल्क रूट, सबसे इंपॉर्टेंट काम था इनका सिल्क रूट कंट्रोल करना। सिल्क रूट जो है वो चाइना को रोम से कनेक्ट करता था, और उसको ये खुद कंट्रोल करते थे। तो उस पर जितना भी दुनिया भर का सामान है उस रूट से जाता था, और वो जो रोड बनाई गई थी वो सिल्क रूट के नाम से जानी जाती है, जिसको कुषाण डायनेस्टी के लोगों ने बहुत अच्छे से रखा। उस पर टोल वगैरह लेते थे, इनका सामान भी जाता था और दूसरों देशों से भी आता था। एक पूरा पास गेटवे था यहाँ से, चाइना से लेके ईस्ट से लेके वेस्ट तक का एक पूरा गेटवे था रोम तक, विच स्टार्टेड फ्रॉम चाइना। ये जो रूट है सिल्क रूट, ये कहाँ से स्टार्ट होता था? चाइना से, एंड पासेस थ्रू देयर एम्पायर। और ये सेंट्रल एशिया जो कि कुषाणों का जो राज्य था वहाँ से पास होता था, भारत वगैरह से होता हुआ अफ़गानिस्तान टू ईरान, और ये अफ़गानिस्तान होते हुए ईरान तक जाता था। एंड वेस्ट एशिया विच इज़ फॉर्म्ड पार्ट ऑफ द रोमन एम्पायर इन द ईस्टर्न मेडिटेरियन जोन। और यहाँ से होता हुआ ईरान होता हुआ ये वेस्ट एशिया तक वहाँ तक जाता था, जो कि रोमन एम्पायर, मतलब चाइना से लेकर रोम तक का जो है भारत से होते हुए एक ट्रेड था कुषाण डायनेस्टी के इसमें, ठीक है ना। भारत के ऊपर से जाता है ये, तो ये पर कंट्रोल किसकी, क्योंकि कुषाणों का जो राज्य था वो 5-6 देशों तक था। भारत के ऊपर जितने भी देश हैं वहाँ पे भी था, चाइना वगैरह के क्षेत्र में भी था, इधर अफगानिस्तान पाकिस्तान ईरान होते हुए जो है ये रोम तक जाता था। तो ये पूरा जो रूट था, क्योंकि इन्हीं का राज था सभी देशों में, तो इन्होंने पूरा उस रूट को कंट्रोल किया था, उससे बहुत पैसा कमाया इन्होंने। दिस रूट वाज ए सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम, बहुत ज़्यादा इनकम का सोर्स था ये टू द कुषाण, एंड दे बिल्ट ए लार्ज प्रॉस्पेरस एम्पायर। और इसी के कारण उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसा होने के कारण जो है प्रॉस्पेरस एम्पायर खड़ा किया। इट इज सिग्निफिकेंट द कुषाण फॉर द फर्स्ट रूलर इन इंडिया इशू द गोल्ड कॉइन, ठीक है ना। और इतना ज़्यादा पैसा कमाया कि सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के बनाए गए, उसको चलन में लाया गया है। इंडिया रिसीव्ड ए ग्रेट फंड फ्रॉम द गोल्ड फ्रॉम अल्ताई माउंटेन इन सेंट्रल एशिया। जो सोना है वो कहाँ से आता था इनके पास? वो अल्ताई माउंटेन है मध्य एशिया में, वहाँ से आता था। एंड थ्रू द ट्रेड विद द रोमन, और रोम के साथ व्यापार करने से आता था। तो सोना 2 जगह से आता था, एक अल्ताई पर्वत से जो कि मध्य एशिया में है, और एक है भाई अपना रोमन एम्पायर, वहाँ से वो सोना आता था। द अर्लीस्ट आर्कियोलॉजिस्ट ट्रेड ए लार्ज स्केल ऑफ इरीगेशन इन पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड वेस्टर्न सेंट्रल एशिया डेट ऑफ द कुषाण पीरियड। कुषाणों के समय एग्रीकल्चर भी बहुत डेवलप हो गई थी। जो पाकिस्तान अफगानिस्तान वाला जो क्षेत्र है गांधार वाला,
ठीक है, उस वहाँ सिंधु नदी वाला वो बहुत ज़्यादा जो है प्रोडक्टिव हो चुका था इनके समय। कुशान इज कंसिडर्ड टू हैव कंडक्टेड अ होस्ट ट्रेड विद द सी विद द कोइंग किंग ऑफ द मॉडर्न मलेशिया, ठीक है ना। तो इन्होंने अलग अलग देशों के साथ भी ट्रेड किया, व्यापार किया, घोड़ों का व्यापार किया इन्होंने। कहाँ किसके साथ किया? घोड़ों का व्यापार किया मलेशिया के साथ, मलेशिया जो आज का मलेशिया है। लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉपर कॉइन वाज इशूड बाय द कुशान, सोने के सिक्के भी पहले इन्होंने चलाए, कॉपर के सबसे ज़्यादा सिक्के भी इन्होंने चलाए। सिंदूर एंड बम्बू वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया बाय द चाइनीज ट्रेडर, ठीक है ना। तो सिंदूर जो लगाया जाता है महिलाओं के द्वारा और बम्बू जो होते हैं, ये सब जो है चाइनीज ट्रेडर जो है भारत में लेके आया था। इंडिया वाज नोन एज शेंटू इन द अर्ली चाइनीज टेक्स्ट, ठीक है ना। तो भारत को चाइनीज टेक्स्ट में पहले शेंटू बोला जाता था, जो कुषाणों के बारे में जानकारी देता है। सन गॉड हैज़ बीन डिपिक्टेड ऑन द कॉइन्स ऑफ कनिष्क वन एंड वशका। दे हैड डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट, इनके व्यापार किस किस के साथ था? तो रोमन एम्पायर के साथ था, पर्शियन एम्पायर पर्शिया के साथ था, हान चाइना के साथ था। द कुषाण एम्पायर लिंक्ड द सी गोइंग ट्रेड विद द इंडियन ओशन विद द कॉमर्स ऑफ द सिल्क रोड वाया द इंडस वैली, ठीक है ना। तो इन्होंने जो है ट्रेड जो है इंडियन ओशन से भी किया और सिल्क रूट से भी किया। तो दोनों तरफ से ऊपर और नीचे से इन्होंने बहुत ज़्यादा ट्रेड पे फोकस किया, इसी वजह से इनके पास इतनी ज़्यादा धन संपत्ति हो गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, कल्चर एंड रिलीजियस सिस्टम ऑफ कुषाण। इनके इसमें क्या क्या जानकारी है। ये थोड़ा इसलिए फास्ट पढ़ा रहा हूँ मैं क्योंकि अगर इसको धीरे धीरे पढ़ाएंगे ना तो नींद आ जाएगी। इसमें कुछ है ही नहीं, सब चीज़ें फैक्चुअल है, बस आपको ऐसा देखते जाना है कि इसके समय क्या क्या हुआ था। तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियोस तो इनको नोट्स बनाएं, अपने नोट्स कैसे बनाने हैं मैं अर्ली वीडियोस में ही बता चुका हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से कंटेंट तैयार करें, और अगर आप ऑलरेडी पहले भी दे चुके हैं पेपर वगैरह कुछ, तो इन नोट्स को आप स्पीड बढ़ाकर 2 की स्पीड में बढ़ाकर जो है पूरा देखें, और जो चीज़ अच्छी लगती है वो अपने नोट्स में उतारें। ऐसे ही करना पड़ता है और ऐसे ही करें, ठीक है। द कुषाण आर बिलीव टू हैव बीन प्रिडोमिनेटली प्रैक्टिशनर ऑफ जोरास्ट्रियन। कुषाण जो थे वो जनरली माने जाते हैं कि जोरास्ट्रियन धर्म को या जोरास्ट्रियन थे या जोरास्ट्रियन को फॉलो करते थे। वन ऑफ द वर्ल्ड ओल्डेस्ट मोनोलिथिक रिलीजन फाउंडेड बाय द प्रोफेट जोरास्टर इज एंशियंट ईरान अप्रॉक्सीमेटली 3500 ईयर अगो। और जोरास्ट्रियन कौन से लोग थे? जो ईरान आज का देश है वहाँ पे एक धर्म चलता है, जैसे हिंदुस्तान में हिंदू चलता है, हिंदू और भी बहुत सारी जगह है, ठीक है ना। तो ऐसे अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार के धर्म। तो एक प्रोफेट थे पैगंबर जोरास्टर, पैगंबर है जिनका नाम था जोरास्टर। इन्होंने एक अपना धर्म चलाया जिसको जोरास्ट्रियन धर्म बोला जाता है। ये धर्म जो है ईरान में पनपा था, कब? 3500 साल पहले, ठीक है। तो उस ज़माने में ये वहाँ पे चलता था। और जब कुषाण लोग चाइना से भाग के वहाँ पर पहुँचे, कुषाणों वाली जो जनजाति थी, नोमैडिक जनजाति, जो ये 5 कबीले चाइना से भाग के जो कुषाण वहाँ पहुँचे, और फिर उनमें से एक कबीला कुषाण बना। तो ये कई सौ साल तक उस क्षेत्र में रहे, और जब उस क्षेत्र में रहे तो वहाँ का जो धर्म था वो इन्होंने अपनाया, ईरान वाला, और वो जो था कि जोरास्ट्रियन। तो प्राइमरी जो शुरुआती जो राजा थे कुषाण डायनेस्टी के, वो सारे इस धर्म को फॉलो करने वाले थे, जोरास्ट्रियन के। येट द कुषाण आल्सो अडॉप्टेड एस्पेक्ट ऑफ द बुद्धिज्म। और जैसे जैसे समय बदला वो नए नए देशों में गए, है ना। भारत की तरफ, अफगानिस्तान होते हुए वो भारत की तरफ आए, और भारत में उस समय बौद्ध धर्म बहुत प्रचलित था। तो फिर जो है बौद्ध धर्म को उन्होंने अपनाया। बहुत सारे राजाओं ने अपने राजाओं की क्रोनोलॉजी जब देखी तो मैंने बताया था कि बहुत सारे इसके जो राजा हैं उसने किसी ने हिंदू धर्म अपनाया है, किसी ने शिव धर्म अपनाया है, किसी ने जो है वैष्णविज्म को अपनाया है, किसी ने बौद्ध धर्म को अपनाया है। कनिष्क खुद बौद्ध धर्म की फोर्थ जो काउंसिल थी, चौथी संगति, उसको करवाया था, और उसमें बहुत ज़्यादा उसने फंडिंग करी है। राजा इतना पैसा तभी देगा किसी भी धर्म को बढ़ाने में जब वो खुद भी उस पर भरोसा करता हो, नहीं तो क्यों देगा वो। तो इससे ये पता चलता है कि ये जो राजा आए, कुषाण डायनेस्टी के राजा, ये सभी धर्मों को मानने वाले थे। अलग अलग राजा हैं जिन्होंने अलग अलग धर्मों को माना, ये ओपन विचारधारा वाले थे, वही लिखा हुआ है इसमें। कुषाण आल्सो अडॉप्टेड एस्पेक्ट ऑफ बुद्धिज्म कल्चर एंड लाइक द इजिप्शियन ऑब्जर्व द ग्रीक कल्चर ऑफ द हेलेनिस्टिक किंगडम। जैसे कंपैरिजन दे रखा है। कुषाण एम्पायर रिप्रेजेंटेड अ वाइड वैरायटी ऑफ द फेथ। और इनके राजा जो है कुछ किस धर्म को मानते थे? जोरास्ट्रियन को मानते थे, बुद्धिज़्म को मानते थे, शिविज़्म, शिव भगवान, शिव को मानते थे, ठीक है ना। और अपन ने देखा वैष्णव को भी मानते थे। तो ये इतने सारे जो है इन सबको मानने वाले लोग यहाँ पर आपको राजा इनके मिलेंगे। अब आता है पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ द कुषाण डायनेस्टी, कि वहाँ का पॉलिटिकल राजनीतिक सिस्टम क्या था। ये टॉपिक जो है ये मैं ऑलरेडी जो राजनीतिक वाला था ये मैं पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुका हूँ। ये तीसरी क्लास चल रही है अपनी, तो उसमें भी आप देखेंगे तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने चीज़ें कवर कर ली है। पर अगर जब
उसी टॉपिक की बात होती ना तो उससे रिलेटेड सारी चीज़ें एक साथ आ जाती है। इसलिए मैं इसको दोबारा जो है यहाँ पे भी डिस्कस कर देता हूँ, ताकि जब आपको नोट्स बनाएं तो आपको कंप्लीट नोट्स कहीं और नहीं जाना पड़े कि दोबारा पीछे जाएं या वहाँ जाएं, ठीक है ना, या वहाँ से लिखें फिर या नए अपने नोट्स बनाएं। सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, आप इसको ऐसे ही फॉलो करें। पॉलिटिकल सिस्टम क्या था भैया? कुषाण अडॉप्टेड द प्रॉम्प्टस टाइटल ऑफ किंग ऑफ किंग, राजाओं का राजा, है ना, राजाधिराज, राजाओं का राजा का जो टाइटल था कुषाण राजाओं ने वो टाइटल अपनाया, ठीक है। किंग ऑफ किंग्स, राजाओं का राजा है कुषाण डायनेस्टी के राजा। विच इंडिकेट देयर सुप्रीमेसी ओवर द न्यूमरस स्मॉल प्रिंसेस हु पेड ट्रिब्यूट। बहुत सारे छोटे राजा जो है, जब वो राजाओं के भी राजा हैं तो वो छोटे राजा जो थे, छोटे मोटे डायनेस्टी वाले, राज्यों वाले, उनके सामने झुकते थे और उनको आदर सत्कार सम्मान देते थे। द शख्स एंड द कुषाण स्ट्रेंथन द आइडिया ऑफ द डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप, ठीक है ना, डिवाइन ओरिजिन ऑफ किंगशिप। अशोका वाज कॉल्ड डियर ऑफ गॉड। जो अशोक था अपना अशोक मतलब जो मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा जो था बिंदुसार, उसका जो बेटा था अशोक जो था वो अपने आप को डियर ऑफ गॉड बोलता था, है ना, भगवान का प्रिय, कि मैं जो है भगवान का प्रिय हूँ, भगवान ने मुझे जो है राज करने के लिए अधिकार दिया है क्योंकि मैं भगवान का प्रिय हूँ। ये उपाधि जो है डियर ऑफ गॉड की उपाधि अशोक को दी जाती है कि वो भगवान का प्रिय की उपाधि दी गई है। परंतु कुषाण राजाओं ने अपने आप को सन ऑफ गॉड कहा, है ना, कि हम भगवान के पुत्र हैं, तो हम तो राज करेंगे क्योंकि हम तो भगवान के पुत्र हैं। इस प्रकार से जो है इस जो राजा होते थे इस प्रकार से अफवाह फैलाते थे ताकि जो है जनता को दबा के रखे कि राजा ने, भगवान ने हमको भेजा है, हम उन्हीं के पुत्र हैं और उन्होंने हमको तुम पे राज करने के लिए भेजा है, ठीक है, ताकि जनता भगवान समझ के आपसे डरे। ये कंसेप्ट होता था, ठीक है। दिस टाइटल वाज अडॉप्टेड बाय द कुषाण फ्रॉम द चाइनीज हु कॉल्ड देयर किंग द सन ऑफ द हेवन, ठीक है ना। और ये प्रकार ये था कुषाणों का कि हम भगवान के पुत्र हैं, ये जो कंसेप्ट था, ये टाइटल, ये उन्होंने चाइना से उठाया था, चाइनीज राजाओं से, क्योंकि चाइनीज राजा जो थे वो अपने आप को सन ऑफ हेवन, है ना, स्वर्ग का पुत्र बोलते थे। तो इन्होंने बोल दिया कि हम भगवान के पुत्र हैं, कुषाणों ने बोल दिया कि हम भी चाइना हैं वाले हैं तो हम भी भगवान के पुत्र हैं। तो ये सब चल रहा था उस ज़माने में खूब। द कुषाण आल्सो इंट्रोड्यूस ए सत्रैप सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ स्ट्रेपीज, ठीक है ना। तो ये क्या था, जैसे अपने यहाँ जिले होते हैं, डिस्ट्रिक्ट होती है, तो कुषाणों ने भी अपना जो पूरा साम्राज्य था उसको इस नाम से, स्ट्रेप्स के नाम से डिवाइड कर दिया था, मतलब जिले, आप समझो कि जिला सिस्टम है। द एम्पायर वॉज डिवाइडेड इंटू नंबर ऑफ स्ट्रेपीज, छोटे छोटे जो है स्ट्रेपीज जिलों में बांट दिया गया था। एंड ईच स्ट्रेपीज वॉज प्लेस अंडर द रूल ऑफ स्ट्रेपेस, और उसके ऊपर एक जो है अधिकारी कलेक्टर टाइप बैठा रखा था। सम क्यूरियस प्रैक्टिसेस सच एज हेरिडेटरी ड्यूअल रूल, टू रूलिंग इन द सेम किंगडम एट वन एंड द सेम टाइम वर इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। और इसके बाद इन सिस्टम इस प्रकार के जिला जब बन गए और जिला अधिकारी जब नियुक्त हो गए तो वहाँ पर ये कुछ वंशानुगत चीज़ों को भी डाला गया, ठीक है। टू रूलिंग इन द सेम किंगडम, दो राज करने लग गए, ठीक है ना, दो अधिकारी बैठा दिए, दो राज करने लग गए। तो ये सारा सिस्टम जो है पॉलिटिकल सिस्टम, बड़ा अगर क्षेत्र होता था तो 2 अधिकारी 2 कलेक्टर बैठा दिए। तो ये सिस्टम जो था कुषाणों का पॉलिटिकल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बताता है कि कैसे उन्होंने राज करने की बात करी। द ग्रीक आल्सो इंट्रोड्यूस द प्रैक्टिस ऑफ मिलिट्री गवर्नरशिप, इन्होंने कहीं कहीं पे मिलिट्री गवर्नरशिप की भी बात करी है। दे अपॉइंटेड द गवर्नर्स कॉल्ड स्ट्रेटेगोस, और इन जो जिला अधिकारी होता था उसको स्ट्रेटेगोस बोला जाता था, है ना, जैसे कलेक्टर होता है उसको ये नाम दिया गया होगा पहले। तो ये सारी चीज़ें जो थी उस ज़माने में चल रही थी अपने पास। अगला टॉपिक देखते हैं, बेटर आर्मी ऑफ द कुषाण डायनेस्टी। ये एक टॉपिक जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये कुषाणों के बारे में पूरी डिटेल दे रहा है कि उस समय का राज कैसा था, ठीक है। तो इसमें फैक्चुअल भी है और थ्योरेटिकल भी है। अगर आपको लिखने वाइज भी अगर देखना है मेंस के हिसाब से तो ये 5 नंबर में भी आ सकता है, ठीक है। तो 3 नंबर 5 नंबर में पूछा जा सकता है, पॉलिटिकल सिस्टम बताइए, सोशल सिस्टम बताइए, रिलीजियस चीज़ें बताइए। तो अगर आपको इससे पूछा जाए तो इधर भी आप लिख सकते हैं, और जो फैक्चुअल चीज़ें हैं प्रीलिम्स के लिए या वनडे एग्जाम्स के लिए, एसएससी के लिए, रेलवेज के लिए, वो भी आपको इसमें कवर हो जाएगी, ठीक है। तो दोनों चीज़ें को ध्यान में रखते हुए इसको कवर किया गया है। फैक्ट भी है और थ्योरी भी पूरी दे रखी है, ताकि अगर आपको आंसर भी लिखना हो इसमें से तो आपको पूरा जानकारी ही मिल जाए। बेटर आर्मी ऑफ द कुषाण, कुषाणों की आर्मी के बारे में ये बात की गई है। जाहिर सी बात है, जब इतना बड़ा राज्य था, 5-6 देशों तक फैला हुआ था, तो इतना बड़ा राज्य ने, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे ही कब्जा किया होगा, कब्जा करने के लिए युद्ध लड़े होंगे, युद्ध लड़ने के लिए सेना चाहिएगी, और सेना अगर अच्छी नहीं होती तो इतना कभी बड़ा एम्पायर खड़ा नहीं होता। तो अच्छा एम्पायर खड़ा करने के लिए सेना को योग्य बनाना और सेना अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। तो सेना क्यों अच्छी थी और क्या क्या चीज़ें इनके पास थी वो इसमें है। दे इंट्रोड्यूस बेटर कैवेलरीज, है ना, घुड़सवारी, अच्छे घुड़सवार जो है उन्होंने अपने राज्य में अपनी सेना में भर्ती किए।
एंड द यूज़ ऑफ राइडिंग हॉर्स ऑन द लार्ज स्केल, दौड़ने वाले घोड़ों को भर्ती किया, जो आगे दौड़ते हैं ना घोड़े, जब आपने कोई माइथोलॉजिकल मूवी देखी होगी तो घोड़ों के साथ लड़ाई करते हैं तलवार लेके वगैरह वगैरह वो सब। दे पॉपुलराइज द यूज़ ऑफ रेन एंड सैडल विच अपीयर्स इन द बुद्धिस्ट स्कल्पचर ऑफ द 2nd and 3rd सेंचुरी। इन्होंने सैडल, जो कैंची वगैरह ये सब जो आते हैं काटने के, युद्ध में इस प्रकार के जो नए नए औजारों की जो कलाएँ थी, वो जो है भाई ये लोगों ने पहली बार इन लोगों ने आर्मी में इंट्रोड्यूस करी। और इसकी जानकारी अपने को 2री और 3री शताब्दी में जो बुद्धिस्ट लिटरेचर लिखे गए, बुद्धिस्ट लेख जो लिखे गए, उनसे मिलती है कि इन्होंने इस प्रकार के हथियारों का प्रयोग किया। तो शक एंड द कुषाण वर एक्सीलेंट हॉर्समैन, है ना, इन लोगों घुड़सवारी में एक्सपर्ट थे ये लोग, बहुत बढ़िया घोड़े दौड़ाते थे। देयर पैशन ऑफ द हॉर्समैनशिप इज शोन बाय द न्यूमरस इक्वेस्टेरियन टेराकोटा फिगर ऑफ कुषाण टाइम्स डिस्कवर्ड फ्रॉम द बेगराम इन अफगानिस्तान, ठीक है ना। और ये कहाँ से पता चलता है कि बहुत सारे जो है इंस्क्रिप्शन मिले हैं, बहुत सारे सिक्के मिले हैं जिसमें कुषाण जो सिक्के हैं, सिक्कों पर एक छाप है घोड़े दौड़ते हुए, घोड़े के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और वो इसी डायनेस्टी ने चलाए थे। इसका मतलब ये लोग घुड़सवार थे और उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, ताकि सिक्कों पर भी जो है इस प्रकार के ये छपवाते थे। और ये इस प्रकार के जो ये सिक्के और ये सब जो इंस्क्रिप्शन है, ये कहाँ से मिले हैं? ये टेराकोटा के जो फिगर मिले हैं, सिल, टेराकोटा के जो सिल मिले हैं, ये मिले हैं बेगराम से। अफगानिस्तान में एक जगह का नाम है बेगराम। प्रजम्बली दे आल्सो यूज सम फॉर्म ऑफ द टॉय स्ट्रिप्स मेड ऑफ द रोप विच इज़ फैसिलिटेड बाय द मोमेंट। रस्सी का प्रयोग करना भी देखा है इन्होंने। द शक एंड कुषाण इंट्रोड्यूस द टर्बन, ट्यूनिक, ट्राउज़र एंड हेवी लॉन्ग कोट। इस प्रकार के देखो, शक और कुषाणों के दोनों की सिमिलरिटी है कुछ चीज़ों में। इन्होंने ट्राउज़र को, टर्बन को, है ना, ये जो आजकल के अपना जो कपड़े होते हैं, हेवी लॉन्ग कोट, लंबे लंबे कोट जो थे उस ज़माने में, शेरलॉक होम्स वाले, ऐसे कोट पहनने की जो प्रथा थी ये लोग लेके आए थे, ठीक है। क्योंकि ये लोग हिमालय वगैरह में और ऐसे ऐसे क्षेत्रों में लड़ते थे जहाँ पे इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी, ठीक है ना। जीन्स वगैरह को धोने की ज़रूरत नहीं पड़ती 5-5 दिन, तो ये सब चीज़ें हैं। तो सेंट्रल एशियन आल्सो ब्रॉट इन केप, हेलमेट एंड बोट। इसके अलावा क्या हुआ? केप, टोपी वाला सिस्टम, हेलमेट, लड़ाई के समय हेलमेट, लोहे का मस्तक, और बूट, पैरों में जूते, ये सब चीज़ें जो है ये आर्मी में लेके आए, ठीक है। उससे आर्मी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई, घोड़े लेके आए और ये सारी चीज़ें उन्होंने करी। द ग्रीक, द शक, द पार्थियंस एंड द कुषाण अल्टीमेटली लॉस्ट देयर आइडेंटिटी इन इंडिया, दे बिकम कंप्लीटली इंडिजिनस कोर्स सिंस मोस्ट ऑफ देम केम एक्वायर्ड द इंडियन सोसाइटी वॉरियर क्लास, ठीक है ना। ये सब लोग भारत में तो आए तो थे, परंतु सब भारत में ही कहीं विलीन हो गए और लड़ाइयों वाली जो जातियाँ होती है उनमें बढ़ गए। इन अदर पीरियड ऑफ द एंशिएंट टाइम हिस्ट्री ऑफ द फॉरेनर इन द इंडियन सोसाइटी सच ए लार्ज स्केल पोस्ट। तो ये सारी चीज़ें जो है आर्मी के बारे में है कि आर्मी के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है। तो अफगानिस्तान के बेगराम से जानकारी मिलती है कि इनके घोड़े थे और घोड़ों के लिए क्या क्या व्यवस्था थी और ये सब चीज़ें। द ओरिजिन ऑफ महायाना बुद्धिज़्म, ये चीज़ मैंने आपको पहले भी पूरी बता दी है। एक बार पहले मैंने बताया था कि एक अलग से स्लाइड बना दी है मैंने। जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी कनिष्क के समय, उस कनिष्क के समय 2 बौद्ध गुरु, जिसका नाम था अश्वघोष और वाशुमित्र, इन दोनों ने कनिष्क की राज में इन 2 गुरुओं ने बौद्ध धर्म की चौथी और आखिरी संगति या काउंसिल करवाई, जिसमें इन्होंने बहुत सारे बौद्ध भिक्षुओं को बुलाया। वहाँ पर जो है किताबें लिखी गई बौद्ध धर्म के बारे में, जिन्हें त्रिपिटक कहा गया। और उसी में जो मॉडर्न बौद्ध धर्म को मानने वाले जो लोग थे, जो थोड़े से मॉडर्न थे, वो अलग हुए, और जो पुराने जो कट्टर बौद्ध धर्मी हैं वो अलग हुए। उन दोनों के बीच में विवाद हुआ, और जो कनिष्क था उसने वहाँ पर उस चौथी संगति में बौद्ध धर्म के 2 टुकड़े माने जाते हैं, जिसमें एक टुकड़े को बोला जाता है हीनयान और एक को बोला जाता है महायान। जो हीनयान थे वो प्राचीन बौद्ध धर्म, जो हीनयान है वो प्राचीन जो बौद्ध शिक्षा है, गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल शिक्षा है उस पर ही भरोसा रखते थे और बिल्कुल कट्टर थे। जो वो उन्होंने बोला है वैसे ही जीवन जीना है और वैसे ही काम करना है। पर जो ये महायान वाले लोग थे ये थोड़े मॉडिफाइड थे, समाज में और समय के अनुसार ये लोग बदल गए थे, और बौद्ध की शिक्षाओं को तो मानते थे पर पूरी तरीके से नहीं मानते थे। एक मॉडिफाइड वर्जन था हीनयान का ही, ठीक है। तो जो कनिष्क था वो भी महायान संप्रदाय का जो है अनुयायी बना, और उसने महायान को ही फैलाने के लिए दुनिया भर में फंडिंग करी और अपने लोगों को भेजा। जो चौथी बौद्ध संगति में महायान जो बना था उसके बारे में ये पेज एक स्लाइड है, इसको अपन देख लेंगे। द
द इंडियन रिलीजियस अंडरवेंट चेंज इन द पोस्ट मौर्य बुद्धिज्म वाज स्पेशली अफेक्टेड। ठीक है, कनिष्क जब आए, ये जब कुषाण लोग भारत में आए तो इनके साथ बहुत सारे लोग और भी, शक आए, बैक्टीरियन आए इनके पहले, है ना, इंडो ग्रीक आए, और सातवाहन भी चल रहे थे, और बहुत सारे लोग जो है सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इधर से ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए आए, फॉरेन इन्वेजन भी हुए, जो लोकल थे वो लोग भी थे। इतने सारे लोगों ने जो यहाँ का ओरिजिनल बौद्ध धर्म था वो पूरा ही बदल दिया। इतने सारे राजा आए और सबने अपने अपने हिसाब से काम किया, और सब जो बौद्ध भिक्षु थे उन लोगों ने भी समय के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार अपने को आपको ढालना सीख लिया। कुछ लोगों ने सीखा, कुछ ने नहीं सीखा। जिन्होंने नहीं सीखा, जो कट्टर थे, वो महायान, जो हीनयान कहलाए, और जो बदल गए समय के साथ वो महायान कहलाए। यही लिखा हुआ है, द मॉन्क्स एंड नन्स कुड नॉट अफोर्ड टू लूज द कैश डोनेशन फ्रॉम द ग्रोविंग बॉडी ऑफ द ट्रेडर एंड आर्टिशन कंसंट्रेटेड इन द टाउन। कुषाणों के समय क्या हुआ गया था कि जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा फैलने लग गया था। तो जहाँ पर ये बौद्ध भिक्षु रहते थे वहाँ पे क्या था कि बहुत ज़्यादा ट्रेडर इकट्ठे हो गए, व्यापारी इकट्ठे हो गए, और व्यापारियों के पास बहुत पैसा था। तो जब वो बहुत सारा पैसा इनके पास आने लगा तो उसमें क्या हुआ कि जो बौद्ध भिक्षु थे, अगर ये कट्टर, चूँकि बौद्ध ने ये बोला है कि कोई भी जो है इस प्रकार से पैसा, धन अर्जित नहीं करेगा। ये मैंने बौद्ध धर्म में इनके जो 8 पाथ थे, अष्टांगिक मार्ग वाला जो कंसेप्ट थे, है ना, 8 फोल्ड पाथ, उस कंसेप्ट को मैंने बताया था। उसमें एक चीज़ बताई थी कि गौतम बुद्ध ने 8 चीज़ों के बारे में बोला है। उन 8 चीज़ों को अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होगा। उन 8 चीज़ों में बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने बताया था, और कुछ रूल बताए थे जो जो बौद्ध भिक्षु और जो ये होती है बौद्ध भिक्षुयाँ, महिलाएं, इन लोगों के लिए एक अलग रूल थे, इनको कैसे जीवन जीना है, और कुछ ऐसे रूल थे जो सामान्य लोगों के लिए थे। तो जो बौद्ध भिक्षु लोग होते हैं, महिला और पुरुष दोनों जो भिक्षु होते हैं, जो गौतम बुद्ध की, मतलब जो धार्मिक लोग होते हैं, गुरु, इन लोगों के लिए जो रूल थे वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे। उसमें एक रूल ये भी था कि आप कभी भी धन अर्जित नहीं करेंगे, ना तो धन रखेंगे, ना कभी आप जो है उसके पीछे भागेंगे। एक ये रूल था। दूसरा रूल ये था कि आप जो है दोपहर के बाद खाना नहीं खाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे रूल थे जो बौद्ध भिक्षुओं को बोले गए थे। परंतु जब इतना ज़्यादा व्यापार फैलने लगा, बौद्ध भिक्षु गुरु बैठे हैं और सारा समाज जो व्यापारी से बढ़ा है, और लोग गुरु हैं तो लोग तो मिलने आते हैं और लोग भेंट कर जाते थे। तो जो बौद्ध भिक्षु कट्टर नहीं रह पाए, और उन्होंने जो है चीज़ें लेना, इकट्ठा करना चालू कर दी, पैसे लेना चालू कर दिए। ठीक है, और जैसे जैसे पैसा लेना और ये सब चालू होने लग गए तो गौतम बुद्ध की जो ओरिजिनल शिक्षाएं थी वो सब दूषित होने लग गई, है ना, वो इम्प्योर होने लग गई। प्योर तो वही था कि अगर नहीं लेना, पर इन लोगों ने ले लिया, धन ले लिया, लालच कर लिया, ज्वेलरी, सोना चांदी, जेवरात इकट्ठे कर लिए, पैसा इकट्ठा कर लिया। तो इस प्रकार से ये जो, क्योंकि बौद्ध भिक्षु इनको बस ईश्वर की वो करनी थी, परंतु इन्होंने चीज़ों के पीछे भागना चालू कर दिया, सांसारिक चीज़ों के पीछे, जिसके कारण जो है बौद्ध धर्म की जो ओरिजिनल शिक्षाएँ थी वो ख़त्म होने लग गई। और यही यहाँ पर लिखा है, द मॉन्क्स एंड द नन कुड नॉट ऑफर टू लूज, ये खोना नहीं चाहते थे। क्या? द कैश डोनेशन, जो कैश आता था, पैसा आता था, फ्रॉम द ग्रोविंग बॉडी ऑफ ट्रेडर, जो व्यापारी से जो पैसा आता था ये लोग उसको खोना नहीं चाहते थे। मतलब उन्होंने पैसा रखा। कोई भी लोग आए गुरु के पास मिलने, बोले साहब जो है हम आपके लिए कुछ करना चाहते हैं, क्या करें? बोले ठीक है, पैसा जमा करा दो, दान में दान दे दो, ठीक है, चंदा रखवा दो, या हमें ही दे दो, ठीक है, रसीद काट के दे दी, लाओ 10,000 की रसीद दे दी। तो ये पैसा इकट्ठा करना, जेवरात, लोग इन पर चढ़ाने लग गए कि साहब ये लोग हमारा काम हुआ, ये सोने की चैन, सोने की अंगूठी रखो, तो इन्होंने रख ली। ठीक है, तो इस प्रकार का जो है सिस्टम चालू हो गया था। लार्ज नंबर ऑफ द कॉइन्स आर फाउंड इन द मोनेस्ट्रीज एरिया ऑफ द, कुछ मोनेस्ट्रीज जो है उसमें बहुत सारे सिक्के मिले हैं। नागार्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में ये मोनेस्ट्रीज थी जो बौद्ध लोगों के लिए बनाई गई थी, उसमें सिक्के बहुत मिले हैं। मतलब इन लोगों ने पैसा इकट्ठा करना चालू कर दिया था, खजाना भरने लग गए थे लोग, बौद्ध भिक्षु। आल्सो द बुद्धिस्ट वेलकम द फॉरेनर हु वर नॉन वेजिटेरियन। इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गौतम बुद्ध ने तो कभी मांसाहार के बारे में बोला नहीं, उन्होंने नॉन वेजिटेरियन का ही कंसेप्ट दिया है कि शाकाहारी जीवन रहें, किसी की हत्या ना करें, हिंसा ना करें, ये वो सब। परंतु बाद में जो लोग आए, क्योंकि ये जो फॉरेनर लोग आ रहे हैं सारे, ग्रीक बैक्टीरियन, ये वो शक लोग आए, फिर ये कुषाण लोग, ये सब बाहर से आए थे, और ये लोग सब खाने पीने वाले लोग थे। अब जो है वो बौद्ध भिक्षु है, अब उसको राजा से पैसा लेना है तो उसको राजा को सब चीज़ें अलाउ करनी पड़ेगी, जो राजा करता है उसकी तारीफ़ करनी पड़ेगी। बोले सब, राजा गया, बोले मैं तो नॉनवेज खाता हूँ और नॉनवेज नहीं छोड़ूंगा। तो इन्होंने बोले हाँ साहब कोई बात नहीं, आप तो बस जो है पैसा दो, धर्म चलता रहेगा, आपको जो करना है करो। तो इन्होंने जो है समय के साथ साथ जो बौद्ध धर्म में जो था वो बहुत ज़्यादा मॉडिफाई हो गया। नॉन वेजिटेरियन भी जो है इनके उसमें आ गए थे। दिस न्यू फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म केम टू बी कॉल्ड महायान। और ये जो मॉडिफाइड वर्जन था बौद्ध धर्म का,
जो चीज़ें अपन ने बात करी उसको महायान बोला गया है ना, महायाना। In the old Puritan Buddhism, certain things associated with the Buddhas were worshipped as his symbol. These were replaced by the image of the time when the Christian era began. ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें थी महायान के बारे में थी, हीनयान और महायान। हीनयान जो ओरिजिनल बुद्ध की, गौतम बुद्ध की शिक्षाओं पर आधारित लोग जो थे, जो कट्टर बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे, वो हीनयान संप्रदाय में रहे, और जो मॉडिफाइड होते गए समय के साथ साथ, दान दक्षिणा लेने लग गए, खाना पीना खाने लग गए, नॉन वेजिटेरियन हो गए, और ये सब चीज़ें जो हुई समय के साथ, इनको महायान श्रेणी में रखा गया। और जो कनिष्क था, जो कुषाण डायनेस्टी का राजा था, वो महायान शैली को ही फॉलो करता था। अब आ गया रिलीजियस सिस्टम। रिलीजियस सिस्टम की बात कर लेते हैं। हालांकि ये मैंने टॉपिक पढ़ा दिया है ना, रिलीजियस। अभी अपन ने बात करी थी शिव, वैष्णव, बुद्धिज़्म, ये सब चीज़ें अपन ने बात करी थी। इसके अलावा थोड़ी चीज़ें और देख लेते हैं। सम रूलर ऑफ द अदर फ्रॉम द सेंट्रल एशिया अडॉप्टेड वैष्णविज्म। कुछ राजाओं ने, जो कुषाणों के कुछ राजा ने वैष्णविज्म, वैष्णव भगवान को फॉलो किया। कुछ ने जो है जिसमें विष्णु की पूजा करते थे ये, ठीक है ना। द ग्रीक एम्बेसडर कॉल्ड हेलिडोरस सेट अप ए पिलर इन द ऑनर ऑफ वसुदेवा निवेदिशा हेडक्वार्टर इन द एमपी अराउंड द मिडिल ऑफ द सेकंड। ये सब चीज़ें उसी के बारे में है, विष्णु धर्म के बारे में, गरुड़ स्तंभ को स्थापना करने के बारे में। ये सब पहले भी पढ़ा चुका हूँ मैं, बार बार बोलने में ऐसा लग रहा है। पुराने वीडियो में जाना डिटेल में इसको, गरुड़ स्तंभ को, ठीक है, ये पढ़ाया था मैंने। ए फ्यू अदर रूल्स अडॉप्टेड बुद्धिज़्म। कुछ राजाओं ने जो है बुद्धिज़्म को अपनाया। द फेमस ग्रीक रूलर मिनांडर केम टू बुद्धिस्ट। दिस क्वेश्चन, ये मिनांदर वाली जो कहानी है ना, मिलिंद पन्हो, जो एक बुद्धिस्ट मॉन्क जिसका नाम था नागसेन, और एक जो ग्रीक राजा था जिसका नाम था मनांदर, इन दोनों के जो बीच में हुई थी, उस जो कन्वर्सेशन जो हुई थी, जो डायलॉग हुई थी दोनों के बीच में, एक ग्रीक राजा और एक बौद्ध भिक्षु के बीच में जो कन्वर्सेशन हुई थी, उसको लिखा गया है, वो उसको छपाया गया है। जिस किताब का नाम है वो है मिलिंद पन्हो। मिलिंद पन्हो मतलब मिलिंद के प्रश्न। मिलिंद ने मतलब मिनांदर, जो ग्रीक राजा था, इसने, क्योंकि वहाँ पे नाम मिनांदर, सिकंदर, अलेक्जेंडर और ये सब चल रहे थे, अपने यहाँ तो मिलिंद, सुमेत, ये सब नाम चलते थे, तो मिलांडर को इन्होंने मिलिंद कर दिया। तो मिलिंद पन्हो नामक किताब जो है वो इसी मिनांडर के जो क्वेश्चन है जो इसने नागसेन से पूछे थे उसके बारे में बताता है किताब। ये वही पूरी जानकारी दे रखी है। तो कुषाण रूलर वर्शिप्ड बोथ, कुषाणों के राजा शिव को, बुद्ध को, यहाँ पे वैष्णव को, सबको फॉलो करते थे, और जो उनके सिक्कों से भी अपेयर होता है कि सिक्कों में भी इस सब चीज़ों की जानकारी मिलती है। अच्छा, अब इनके समय कुछ साइंस और टेक्नोलॉजी भी डेवलप होने लग गई थी। साइंस, इंडियन एस्ट्रोलॉजी केम इनटू द इन्फ्लुएंस बाय द ग्रीक आइडियाज एंड फ्रॉम द ग्रीक टर्म होरोस्कोप वाज डिवाइड द टर्म्स ऑफ होरास्ट्राज यूज ऑफ द एस्ट्रोलॉजी इन संस्कृत, ठीक है ना। तो एस्ट्रोलॉजी जो होती है, ज्योतिष शास्त्र, ये कंसेप्ट जो है कुषाण डायनेस्टी ने अपनाया। ये कंसेप्ट ग्रीक राजाओं का था, और जब ये लोग ग्रीक से इधर की तरफ बढ़े, जब व्यापार इतना ज़्यादा फैला, तो वहाँ के जो ये एस्ट्रोलॉजर्स थे वो भारत में भी आए, और भारत में भी जो है ज्योतिष विद्या की जो है एक नई ब्रांच खुली, और संस्कृत में इसी को जो है होरास्ट्रा कहा जाता है, इसी शब्द को, ज्योतिष शास्त्र को। द बुक ऑफ द कुषाण डायनेस्टी चरका संहिता कंटेन द नेम ऑफ न्यूमरस प्लांट, ठीक है। तो ये तो हो गया भैया होरोस्कोप के बारे में, ये भी एक प्रकार की साइंस है, विज्ञान है ना। दूसरा एक है जड़ी बूटियों के बारे में। इसके समय एक किताब लिखी गई जिसका नाम था चरक संहिता, ये मैंने आपको बताया था। इनके दरबार में कुछ 7-8 जो थे स्कॉलर थे, उनके बारे में मैंने पुरानी वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है। जो वासुमित्र थे, ठीक है ना, जितने भी लोग थे इनके समय, नागार्जुन हो गए, ये हो गए, चरक हो गए। तो चरक जो थे एक वैद्य थे, एक डॉक्टर थे जो आयुर्वेद से इलाज करते थे। उन्होंने किताब लिखी चरक संहिता। उसमें प्लांट, पौधों से और हर्ब, जड़ी बूटियों से ड्रग्स बनाना, मतलब दवाई बनाना, और उसको जो है पिलाना, उससे ठीक करना। और ये कंसेप्ट जो है, ये एक नया प्रकार का विज्ञान, दवाइयों की किताब है ना, ये एक नया विज्ञान था जो पहले, इसके पहले इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था। कनिष्क इज रिप्रेजेंटेड वेयरिंग ऑफ ट्राउज़र। कनिष्क ने एक नया ट्रेंड चलाया था ट्राउज़र पहनने का, जो कि ट्राउज़र तो अपन आज लोग पहनते हैं, ये उस ज़माने में ट्राउज़र पहनते थे, आज से 2-2.5 हज़ार साल पहले। लॉन्ग बूट, लंबे लंबे जूते पहनते थे, शहनशाह वाले। पॉसिबली द प्रैक्टिस मेकिंग लेदर शूज़ बिगेन, है ना। और इनके समय जो है चमड़े के जूते बनाने का कंसेप्ट भी चालू हो गया था, ये भी एक नई चीज़ है। वर्किंग इन ग्लास, ग्लास बनाना, है ना, ग्लास जो अपन पानी पीते हैं, कांच का ग्लास, ड्यूरिंग दिस पीरियड वाज स्पेशली इन्फ्लुएंस। इनके समय कांच के ग्लास बनाना चालू हो गए थे। ये सब साइंस है जो इनके समय डेवलप हो गई थी, कलाएँ।
ठीक है। देर इज़ नो पीरियड इन एंशिएंट इंडिया एंड द ग्लास मेकिंग मेक प्रोग्रेस इन डेट ड्यूरिंग दिस पीरियड, है ना। तो इनके समय ये सारी चीज़ें जो है डेवलप हुई थी। क्या हुआ? हॉरोस्कोप, एस्ट्रोलॉजी, है ना, ज्योतिष शास्त्र डेवलप हुआ, किताबें लिखी गई, किस पे? दवाइयों पे किताबें लिखी गई, चरक संहिता, आयुर्वेद पे किताबें लिखी गई। फिर उसके बाद जो है इन्होंने कपड़े पहनने का जो स्टाइल, ट्राउज़र और ये बूट, पैरों में जूते वगैरह ये सब लाए। उसके बाद इन्होंने ग्लास बनाने की टेक्निक सीखी, ग्लास से तीखे तीखे हथियार बनाने की कोशिश करी, और उसको ग्लास को जितना ज़्यादा इसके समय ग्लास में डेवलपमेंट हुआ उतना किसी और के समय नहीं हुआ था। तो ये पूरा साइंस के बारे में है, उस समय क्या क्या चीज़ें डेवलप हुई थी कुषाणों ने भारत में आके। तो ये सारी चीज़ें हुई। कुषाण डायनेस्टी बहुत लंबे समय तक चली भारत में, और इतने लंबे समय चलने के बाद खैर कभी न कभी तो अंत होता ही है। तो कुषाण डायनेस्टी का भी अंत हुआ। क्यों अंत हुआ उसको देख लेते हैं, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ द एम्पीरियर लास्ट किंग, कुषाणों के आखिरी राजा की मृत्यु के बाद द कुषाण एम्पायर स्प्लिट इनटू वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हाफ्स, ठीक है ना। पूरा जो साम्राज्य था वो दो भागों में टूट गया, पूर्व और पश्चिम, वेस्टर्न और ईस्टर्न। द वेस्टर्न कुषाण इन अफगानिस्तान वर सून क्वेंकर्ड। जो वेस्टर्न, जो पश्चिम वाले लोग थे, उन्होंने पर्शिया को, जो वेस्टर्न वाला जो एरिया था, कुषाण जो थे वो आखिरी राजा मरा। आखिरी राजा बनने के बाद जो पूरा राज्य था वो दो भागों में टूटा, एक पूर्व और एक पश्चिम। तो जो पश्चिम वाला एरिया था वो इन पर्शियन, ये जो जनजाति है पर्शियन राजाओं की, पर्शियन ससनीड जो बोला जाता है, इन लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। वेस्टर्न वाले, पश्चिम वाले क्षेत्र पे इन्होंने पर्शिया लोगों ने कब्जा कर लिया। इन 248 CE दे वर डिफीटेड अगेन बाय द पर्शियन who's deposited the western dynasty and replaced them with the Persian kingdom। और सन 248 में पूरी तरह से के जो वेस्टर्न हिस्सा था इनका, कुषाणों का जो वेस्टर्न पूरा हिस्सा था, पश्चिमी भाग, वो पूरा जो है पर्शियन राजाओं ने उस पर कब्जा कर लिया और वो पर्शियन किंगडम के अंदर में आ गए और कुषाण डायनेस्टी से वो हट गए। बाय द मिड 3rd century द सेशनाइदिन एम्पायर ऑफ ईरान हैज़ कॉन्कर्ड अफगानिस्तान। जो तीसरी शताब्दी के मध्य तक आते आते जो शेशनियन एम्पायर था, ईरान में जो राज करता था एक साम्राज्य जिसका नाम था शाशानियन, उस शाशानियन साम्राज्य ने अफगानिस्तान वाला राज्य इनसे छीन लिया, ठीक है ना। वेस्ट इंडस वैली वाला जो राज्य था वो भी इनसे, जो सिंधु नदी तक का जो पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत का भी बहुत सारा जो एरिया सिंधु नदी वाला क्षेत्र जाता है वो सब जो है इनसे छीन लिया। धीरे धीरे सब चीज़ें जारी इनके हाथ से। पहले पर्शियन वालों ने पूरा वो छीन लिया और अब बचा हुआ इन्होंने शाशानियन एम्पायर वालों ने छीन लिया। अब बचता है ईस्टर्न वाला। ईस्टर्न कुषाण किंगडम वाज बेस्ड इन द पंजाब, ये जनरली पंजाब वाला क्षेत्र है। अराउंड 270 CE, 270 ईसा के 270 साल बाद, देयर टेरिटरीज ऑन द गंगेटिक प्लेन बिकम इंडिपेंडेंट अंडर द लोकल डायनेस्टी। धीरे धीरे जो बचा हुआ पोर्शन था गंगेटिक प्लेन वाला, है ना, जो पंजाब से लेके जो गंगा तक फैला हुआ था, वो पूरा क्षेत्र छोटे छोटे डायनेस्टीज़ में, छोटे छोटे इंडिपेंडेंट राजाओं, लोकल डायनेस्टीज़ में टूट गया। और वो कौन कौन सी डायनेस्टीज थी? सच एज Yodhas। इन द मिड 4th century दे वर सब्जुगेटेड बाय द गुप्ता एम्पायर। और धीरे धीरे वो छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। जो पूरा एम्पायर था पंजाब से लेके गंगेटिक प्लेन वाला, वो छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। और 4वीं शताब्दी आते आते वो पूरा साम्राज्य जो है गुप्ता एम्पायर या गुप्त डायनेस्टी के जो लोग आएंगे अब राजा, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, उन लोगों ने जो है ये समुद्रगुप्त का नाम लिखा है। समुद्रगुप्त ने जो बचा हुआ पूरा गंगेटिक प्लेन वाला था पंजाब से लेकर गंगा तक का पूरा एरिया जो है समुद्रगुप्त ने गुप्त डायनेस्टी का उदय के बाद अपने कब्जे में ले लिया। इस तरीके से गुप्ता डायनेस्टी, कुषाण डायनेस्टी का अंत हुआ। तो ये आज कुषाण डायनेस्टी कंप्लीट होती है। तो मैंने 2 क्लासेस पहले ली है और ये तीसरी है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने इसमें सभी चीज़ें कवर करा दी है। अगर आपको अच्छा लगता हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ों से उठाएं, क्योंकि ये सब चीज़ें पॉइंट वाइज लिखी हुई है। इतना पॉइंट वाइज आपको कहीं मिलेगा नहीं। चीज़ें हैं, सभी चीज़ें आपको किताब मिलेगी, पर इतना डाइवर्सिफाइड है कि उसको ढूंढने गए तो कई टाइम लग जाएगा, कई महीने लग जाएंगे। और उसके बाद समझ में आता है कि यार ये सब तो सीधे भी मिल सकता था और मिल ही रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें इसको उठाने की कोशिश करें। इसके बाद वाले पीरियड क्लास में अपन देखेंगे आगे का, ठीक है।